गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सारे बच्चे एक बार बताओ, वॉइस वीडियो क्लियर है या नहीं? प्रिया, गुड आफ्टरनून। वॉइस में कुछ इश्यू आ रहा है क्या? क्लियर है। चलो, हम लोग पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ रहे थे और हमने पार्टनरशिप चैप्टर की लास्ट क्लास में रिकंस्टिट्यूशन के कुछ एडजस्टमेंट्स डिस्कस किए। एक बार मैं फटाफट ब्रीफली सारे रिवाइज करवाऊंगा। उसके बाद आज हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है रिकंस्टिट्यूशन का, गुडविल, उसके ऊपर चर्चा करके उसको अच्छे से समझेंगे। ये समझने के बाद कल की क्लास से हमारे शुरू हो जाएंगे क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम लेवल पर दिखाई देंगे और हम लोग शायद 2 दिन 3 दिन ऐसा हो कि सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन हम बनाते चले जाए, तो एक मेन डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा रिकंस्टिट्यूशन का अगर हम ये फोर्थ एडजस्टमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। हमने सबसे पहला एडजस्टमेंट पढ़ा रिकंस्टिट्यूशन में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज का कैलकुलेशन। हमने बोला जब भी पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होगा हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिटरमाइन करनी होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन करना होगा ताकि हम पार्टनर्स के बीच में हिसाब कर सके। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने 4 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ी थी। ओल्ड रेशियो, यानी रिकंस्टिट्यूशन से पहले जो हमारा पार्टनरशिप फर्म था उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी। दूसरा न्यू रेशियो, रिकंस्टिट्यूशन के बाद जो हमारा नया पार्टनरशिप बना उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। तीसरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एडमिशन के केस में जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है उसे प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए होता है। जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है वो अपने हिस्से में से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट सेक्रीफाइस करते हैं ताकि नए पार्टनर को प्रॉफिट दिया जा सके। जिस रेशियो में हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस करते हैं फॉर द शेयर ऑफ द इनकमिंग पार्टनर, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और चौथा होता है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो नॉर्मली रिटायरमेंट डेथ में काम आता है। अगर कोई पार्टनर फर्म से जा रहा है, फ्यूचर में जो उसके प्रॉफिट्स है वो प्रॉफिट्स किसको मिलेंगे? रिमेनिंग पार्टनर्स को मिलेंगे। रिमेनिंग पार्टनर्स उस जाने वाले पार्टनर का प्रॉफिट किस रेशियो में आपस में बांटेंगे, उस रेशियो को हम लोग बोलते हैं गेनिंग रेशियो। रिटायरमेंट के केस में, डेथ के केस में वी सी जनरली द गेनिंग रेशियो, एडमिशन के केस में जनरली वी यूज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कैलकुलेशन का तरीका, सोचने का तरीका दोनों का सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। मैंने बोला था ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो हमें इसलिए कैलकुलेट करनी पड़ती है ताकि हम रिकंस्टिट्यूशन के समय पार्टनर्स के बीच में हिसाब कर सके। और हमने बोला था जो मेन अकाउंटिंग है वो अकाउंटिंग का क्रक्स क्या है? द गेनिंग पार्टनर विल हैव टू कंपेंसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर्स विल हैव टू कंपेंसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। हमेशा कोई भी हम अकाउंटिंग करेंगे हमें यही चीज दिखाई देगी। पहला एडजस्टमेंट ये पढ़ने के बाद सेकंड एडजस्टमेंट में आए थे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जब भी फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होगा जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज फर्म में एग्जिस्ट करती है उनको रीवैल्यू किया जाएगा। रीवैल्यू करके जो भी बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू का डिफरेंस आएगा उसको हम लोग रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस बोल के रिकॉग्नाइज करेंगे। ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस हम लोग ओल्ड पार्टनर्स को बांट देंगे इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये रीवैल्यूएशन का हिसाब इसलिए करते हैं ताकि अभी जो एग्जिस्टिंग एसेट्स लायबिलिटीज है उसमें कोई प्रॉफिट या लॉस हो तो उस प्रॉफिट या लॉस में ओल्ड जो पार्टनर्स थे, ओल्ड फर्म के जो पार्टनर्स थे उन्हीं का हिस्सा मिलना चाहिए, उन्हीं को उस प्रॉफिट या लॉस को उन्हीं को मिलना चाहिए। इसीलिए नया पार्टनर आने से पहले हम लोग चाहेंगे कि हम लोग वो हिसाब करके आपस में सेटल कर ले ताकि आगे से नए पार्टनर के साथ कोई डिस्प्यूट ना हो। प्रॉफिट कब होगा? अगर एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, लायबिलिटी का वैल्यू कम हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं दैट इज अ प्रॉफिट। अगर एसेट का वैल्यू गिर रहा है, लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ रहा है तो हम लोग बोलते हैं दैट इज अ लॉस। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट लॉस डिटरमाइन करके रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस जो भी होता है वो बांटते हैं ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
कभी कभी पार्टनर्स आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग रीवैल्यूएशन का हिसाब तो करेंगे बट हम एसेट लाइबिलिटीज की वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। अगर पार्टनर लोग ये डिसाइड करता है कि वी विल नॉट ऑल्टर द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, देन इन दैट केस हम लोग यूज करते हैं मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप एक मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। मेमोरेंडम मतलब ये डबल एंट्री का पार्ट नहीं होगा, ये हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं बनेगा, ये सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर में हम लोग हिसाब करने के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट दो पार्ट में बनेगा। पहला पार्ट होता है नॉर्मल रीवैल्यूएशन। आप जैसे नॉर्मल रीवैल्यूएशन का एंट्रीज करते हो करके जो भी प्रॉफिट लॉस आ रहा है वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड पीएसआर में बांट दो। इसके बाद आप एक सेकंड पार्ट बनाओगे मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट का, जहां पर हम करेंगे रिवर्स रीवैल्यूएशन। जो भी मेरा नॉर्मल रीवैल्यूएशन हुआ उसको हम रिवर्स करेंगे। जितनी चीजें हमने क्रेडिट की रीवैल्यूएशन अकाउंट में अब उनको डेबिट करेंगे, जितनी चीजें डेबिट की अब उनको क्रेडिट करेंगे। अगर पहले प्रॉफिट आया था तो अब लॉस आएगा, पहले लॉस आया था तो अब प्रॉफिट आएगा, और ये हम बांट देंगे न्यू पार्टनर्स इन न्यू पीएसआर, न्यू पार्टनर्स इन न्यू पीएसआर। तो पहले वाला प्रॉफिट लॉस जाएगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पीएसआर, फिर रिवर्स होने के बाद जो लॉस या प्रॉफिट हो जाएगा वो जाएगा न्यू पार्टनर्स इन न्यू पीएसआर। इस तरीके से क्या होगा, अगर हम पहले नॉर्मल रीवैल्यूएशन करने के बाद उसको रिवर्स करेंगे तो हमारे एसेट लायबिलिटी की वैल्यू चेंज नहीं होगी और पार्टनर्स के बीच में अपने आप रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस का हिसाब भी हो जाएगा। इस पूरे ज्ञान का क्रक्स ये था कि अगर नया पार्टनर से फॉर एग्जांपल हमारे फर्म में आ रहा है, कोई रीवैल्यूएशन प्रॉफिट अगर अभी एग्जिस्ट कर रहा है तो उसमें तो उस नए पार्टनर का शेयर नहीं होना चाहिए। हम लोग नए पार्टनर को बोल रहे हैं हम लोग अपनी वैल्यू ऑफ एसेट लायबिलिटी चेंज नहीं करेंगे, हम लोग उनको रीवैल्यू नहीं करेंगे, बट अगर तुमको उस प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए फ्यूचर में जब एसेट बिकेगा तुमको हिस्सा चाहिए तो तुमको आज अपने प्रॉफिट जो तुम्हारा शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा उसका आज कंपेंसेशन देना होगा। जो तुम्हारा शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्यूचर में होने वाला है उसका कंपेंसेशन तुमको आज देना पड़ेगा, जो रिमेनिंग पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो में पहले बांटा फिर न्यू रेशियो में बांटा, यानी नेट में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जो पार्टनर्स अपना प्रॉफिट छोड़ रहे हैं वो उस प्रॉफिट को क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो जो नया पार्टनर आने वाला है वो अपना शेयर ऑफ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट जितना कंपेंसेशन फर्म को देगा, और ये जो वो देगा फर्म को कंपेंसेशन, ये रिमेनिंग पार्टनर जो पुराने पार्टनर थे वो आपस में बांटेंगे इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट फ्यूचर में वो सैक्रिफाइस करेंगे नए पार्टनर के लिए। अगर वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो उन्हें कंपेंसेशन चाहिए, तो उनको ये कंपेंसेशन मिलना पड़ेगा। ये करने से हमारे एसेट लायबिलिटीज की वैल्यू बिल्कुल चेंज नहीं होगी और रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट्स भी पार्टनर्स के कैपिटल के थ्रू हिसाब हो जाएगा। जर्नल एंट्री हम हमेशा करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। जो पार्टनर गेन करेगा ही विल कंपेंसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। इसके बाद हम लोग थर्ड में गए रिजर्व्स में। रिजर्व्स में मैंने बोला अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस है बैलेंस शीट में एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, क्योंकि ये प्रॉफिट पुराने फर्म में कमाया गया था, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस है अनडिस्ट्रीब्यूटेड उसको बांट दीजिए ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर, वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए प्रॉफिट या लॉस। बट अगर पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि भैया नहीं हम लोग हिसाब तो करेंगे बट रिजर्व्स की वैल्यू को ऑल्टर नहीं करेंगे, तो हम वही मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन करेंगे। पहले ये रिजर्व्स ओल्ड पार्टनर का था, आगे जाकर ये रिजर्व्स न्यू पार्टनर का होगा, न्यू पार्टनर्स का होगा, जो नए पार्टनर्स रहेंगे। तो जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसे कंपेंसेशन मिलना चाहिए, जो गेन कर रहा है वो कंपेंसेशन देगा। जर्नल एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। रिजर्व्स का वैल्यू चेंज नहीं होगा, रिजर्व एज इट इज बैलेंस शीट में आ जाएगा, पार्टनर्स आपस में खुद का हिसाब कर लेंगे। तो अगर रिजर्व्स में भी बोलता है कि पार्टनर्स चाहते हैं वो वैल्यू ऑफ रिजर्व्स को अल्टर ना करे, तो हम लोग मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट यूज करके रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, सो दैट कैपिटल अकाउंट के थ्रू सीधा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, रिजर्व्स को हमें चेंज ना करना पड़े। लास्ट हम लोग पढ़ रहे थे गुडविल। गुडविल में मैंने आपको सिर्फ समझाया था गुडविल होता क्या है। गुडविल इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म व्हिच इनेबल्स इट टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स एज कंपेयर्ड टू इट्स राइवल। एक रेप्यूटेशन है फर्म की जो उसको हेल्प करती है कि वो ज्यादा प्रॉफिट कमा सके एज अगेंस्ट देयर कंपिटिटर्स। हमने गुडविल के लिए एग्जांपल लिए थे डोमिनोज पिज्जा के, हमने एग्जांपल लिया था मियो अमोरे केक्स का, हमने एग्जांपल लिया था मारुति सुजुकी ह्युंडई का। ये एग्जांपल लिए थे टू अंडरस्टैंड गुडविल। हम जो गुडविल की बात करते हैं वो गुडविल होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल या इनहेरेंट गुडविल, जो पार्टनरशिप फर्म ने सालों साल मेहनत करके कमाई है, मेहनत करके गुडविल अपनी बनाई है।
क्योंकि इनहेरेंट गुडविल का कॉस्ट आप निकाल नहीं सकते, इसीलिए ये गुडविल आपको बैलेंस शीट में कभी नहीं दिखती। बट इस गुडविल के कारण पार्टनरशिप फर्म को बेनिफिट जरूर हो रहा है, प्रॉफिट जरूर आ रहे हैं। तो कभी भी हम लोग रिकंस्टिट्यूशन फर्म का होगा, हमें गुडविल का हिसाब करना होगा। जो गेनिंग पार्टनर्स है वो कंपेंसेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, जो गेनिंग पार्टनर्स है वो कंपेंसेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को फॉर देयर शेयर इन गुडविल। जितना उनको गुडविल का एक्स्ट्रा शेयर मिल रहा है या गुडविल का वो एंजॉय कर रहे हैं प्रॉफिट्स, उतने शेयर उतना उनको कंपेंसेट करना पड़ेगा, और ये कंपेंसेशन मेरे ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। तो ये रिकंस्टिट्यूशन के टाइम हमें हमेशा गुडविल का हिसाब करना पड़ेगा, ताकि पार्टनर्स के बीच में जो अकाउंट्स है वो हम सेटल कर सके, ताकि जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपने प्रॉफिट्स को फॉर अ न्यू पार्टनर, फॉर द गेनिंग पार्टनर, उनको उसका कंपेंसेशन मिल सके। इतना बात मैंने आपके साथ कर लिया था। यहां किसी बच्चे को कोई डाउट है? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आज का क्लास का सबसे पहला डिस्कशन है कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल। हमें गुडविल का जो पढ़ाई है वो दो पार्ट में करना पड़ता है। पहला पार्ट होता है गुडविल कंप्यूट करना सीखना पड़ता है। कुछ क्वेश्चंस में गुडविल डायरेक्टली बता दिया जाता है, कुछ क्वेश्चंस में गुडविल कैलकुलेट करने के लिए डेटा दिए जाते हैं और बोलता है गुडविल कैलकुलेट करके दिखाओ। दूसरा पार्ट होता है कंप्यूटेशन करने के बाद उस गुडविल का हिसाब करना एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन। तो दो पार्ट में सीखेंगे। पहले पार्ट में हम सीखेंगे गुडविल कैलकुलेशन, सेकंड पार्ट में हम सीखेंगे गुडविल की अकाउंटिंग। अभी मैं जो पढ़ाऊंगा 90-95% पूरा पढ़ा दूंगा, बट कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स में रखूंगा जो मैं धीरे धीरे जब आगे बढ़ूंगा तब आपको सिखाऊंगा। जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है हिडन गुडविल का। इनिशियली पहले जब आप गुडविल सीखते हो तो हिडन गुडविल को हम साइड रखते हैं, पहले हम नॉर्मल सीख लेते हैं, उसके क्वेश्चंस करके हम एकदम समझ जाते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। उसके बाद धीरे धीरे हम हिडन गुडविल क्या होता है वो समझते हैं, थोड़ी बहुत बातें और होती है वो धीरे धीरे समझेंगे, बट मोटा मोटा बात हम लोग इस पॉइंट में कवर कर लेंगे कि भैया गुडविल का रिकंस्टिट्यूशन के टाइम क्या करना है। स्टार्ट करें कंप्यूटेशन। सुनना, गुडविल की कंप्यूटेशन के लिए कई मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं। हम लोगों को हर मेथड का बेसिक नॉलेज होना चाहिए और फॉर्मूला पता होना चाहिए उस मेथड में गुडविल कैसे कैलकुलेट होता है। जो सबसे पहला मेथड हम लोग सीखेंगे, पहला मेथड वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। पहला मेथड जो हम गुडविल वैल्यूएशन का सीखेंगे वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। हमने गुडविल को कैसे समझा? व्हाट इज गुडविल? सर गुडविल एक ऐसा रिसोर्स है जो आपके शायद बैलेंस शीट में दिख नहीं रहा है, बट वो हेल्प कर रहा है पार्टनरशिप फर्म को टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट एज कंपेयर टू राइवल, तो मैं बोल सकता हूं गुडविल वो अदृश्य ताकत है जो मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है। यस सर, गुडविल ऐसी अदृश्य मतलब इनटेंजिबल, आप उसको देख नहीं सकते, बट ये ऐसी ताकत है जो फर्म को एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने में हेल्प कर रही है। अगर मुझे गुडविल का वैल्यूएशन करना है किसी भी फर्म का, तो मुझे पहला बेस लेना चाहिए ये फर्म कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा पा रहा है, तभी तो ये बोल पाएगा कि इसकी गुडविल एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो हम लोग जब सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करते हैं, हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो एक फर्म कमा रहा है एज कंपेयर टू राइवल्स, एज कंपेयर टू इट्स राइवल्स। तो पहला मेथड हमारा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में आप मेरे साथ लिख सकते हो एकदम आराम से लिखते चले जाओ। गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट क्या होता है सर? सुपर प्रॉफिट मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न्ड बाय फर्म एज कंपेयर्ड टू इट्स राइवल्स, एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न्ड बाय फर्म्स एज कंपेयर्ड टू इट्स राइवल्स। अपने कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट हमारा फर्म एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना कमा पा रहा है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये क्या होता है? For how many years such extra profit will continue,
कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा है और ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितने साल तक चल सकता है, उसके हिसाब से हम बताएंगे कितनी गुडविल है और कितना आपको अपना कंट्रीब्यूशन करना होगा गुडविल के लिए। तो सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो एक फर्म कमा रहा है एज कंपेयर टू इट्स राइवल। नंबर ऑफ इयर्स परचेज होता है, ये सुपर प्रॉफिट फ्यूचर में और कितने साल चलेगा और कितने साल चलेगा। सुपर प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सुपर प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं हमारा प्रॉफिट्स माइनस राइवल्स का प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट माइनस राइवल्स का प्रॉफिट, राइवल्स यानी कॉम्पिटिटर्स का प्रॉफिट। हमारा कितना प्रॉफिट है, राइवल्स का कितना प्रॉफिट है, दोनों को कंपेयर करेंगे, समझ में आ जाएगा हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे। हमारे प्रॉफिट्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट फ्यू ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट फ्यू ईयर्स। हम लोग ना हमारा प्रॉफिट जब देखते हैं तो ऐसा नहीं होता लास्ट ईयर कितना कमाया। अगर आप सिर्फ एक साल को देखकर कैलकुलेशन करोगे ना तो उस एक साल में बायसनेस हो सकती है। हो सकता है उस साल कोविड आ गया था, कोविड आने के कारण बिजनेस इतना खराब था कि आपका प्रॉफिट बहुत चिंदी सा हुआ। आपका क्या, सबका प्रॉफिट बहुत खराब हुआ। हो सकता है उस साल इकोनॉमी में बहुत जोर बूम था तो सबने जच के कमाया। हम लोग जब हमारा प्रॉफिट देखते हैं ना तो हम एक पर्टिकुलर ईयर का प्रॉफिट नहीं देखते, हम अपने 3-4 साल का काम देखते हैं और 3-4 साल में ऑन एन एवरेज हमने कितना अर्न किया है वो हम लोग देखते हैं टू अंडरस्टैंड हम कितना प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, हम कितना प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। अब कोई ईयर में थोड़ा सा इकोनॉमी अच्छा था, कोई ईयर में खराब था, कोई ईयर में बहुत अच्छा था। इससे क्या होता है, एवरेज लेने से वो बायसनेस खत्म हो जाता है। तो हमारा प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट फ्यू ईयर्स। राइवल्स के प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जो इंडस्ट्री में दूसरे प्लेयर्स कमा पा रहे हैं, दूसरे प्लेयर्स कमा पा रहे हैं ऑन एन एवरेज, नॉर्मली जो दूसरे प्लेयर्स कमा पा रहे हैं। नॉर्मल प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आप चिंता मत कीजिए, क्वेश्चन आपको हर एक चीज प्रोवाइड करेगा इंटर लेवल पे। फाइनल लेवल पे हम लोग हर एक चीज कैलकुलेट करना सीखते हैं। हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, हर चीज कैलकुलेट करते हैं। इंटर लेवल पे सब डेटा दिया हुआ रहेगा, आपको सिर्फ क्या करना है, डेटा यूज करके वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो अगर मैं बात करूं भैया हमारा सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला दिया गया, एवरेज प्रॉफिट हमारा माइनस नॉर्मल प्रॉफिट राइवल्स का। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज दी प्रॉफिट जो आप एक्स्ट्रा कमा पा रहे हो, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर प्रॉफिट, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज करेंगे तो हमारे गुडविल का वैल्यू आ जाएगा, हमारे गुडविल का वैल्यू आ जाएगा। तो अगर मैं बोलूं सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, ये हमारा पास्ट कुछ ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और इससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं कितने साल ये चलेगा, कितने साल ये प्रॉफिट चलेगा, तो मेरा गुडविल का वैल्यू निकल जाएगा, गुडविल का वैल्यू निकल जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट निकाला, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन दे देगा, मल्टीप्लाई किया, मेरा गुडविल का वैल्यू आ जाएगा। कुछ छोटी छोटी चीजें जो ध्यान रखनी है, नोट नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट जब भी आप कैलकुलेट करोगे, नंबर ए एक्सक्लूड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अगर प्रॉफिट के अंदर कोई नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, हम लोग गुडविल बिजनेस की कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जब हम लोग प्रॉफिट्स वगैरह लेंगे तो बिजनेस से कमाए हुए प्रॉफिट्स लेंगे। नॉन ऑपरेटिंग नेचर के प्रॉफिट जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो हमारा डे टू डे बिजनेस नहीं है, हम उन सब चीजों को इंक्लूड नहीं करते। एक्सक्लूड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। नॉन रिकरिंग आइटम, ऐसे आइटम्स जो 5-7 साल में एक बार हो रहे हैं, जो बार बार नहीं हो रहे हैं, उनको हटा दीजिए। अब नॉर्मल नेचर के आइटम्स, लॉस बाय फायर, लॉस बाय अर्थक्वेक, ये सब एलिमिनेट कर दीजिए। एरर्स, कोई एरर वगैरह प्रॉफिट में है तो उसको ठीक कर लीजिए। अगर आपके प्रॉफिट में कोई नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, कोई नॉन रिकरिंग आइटम है, कोई अबनॉर्मल नेचर का आइटम है, कोई एरर वगैरह किए गए हैं, पहले उन सारे चीजों को आप ठीक कर लीजिए।
तो जब भी मैं अपना प्रॉफिट्स का एवरेज करूंगा ना, प्रॉफिट से पहले गंदगियां हटा दूंगा। ये प्रॉफिट्स के अंदर घुसी हुई गंदगियां हैं जो हमारे प्रॉफिट्स के अंदर आने नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमको रियल प्रॉफिट ऑफ द एंटिटी नहीं दिखा रहे, सही प्रॉफिट एंटिटी का क्या है वो नहीं बता पा रहे हैं। तो जब भी आप एवरेज प्रॉफिट अपना कैलकुलेट करोगे, अगर प्रॉफिट के अंदर कुछ खराब आइटम्स है, आप उनको एलिमिनेट कर देना। मैं एग्जांपल लिख सकता हूं, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, जो हमने सिर्फ इंटरेस्ट डिविडेंड कमाने के लिए रख रखे हैं, उनका इंटरेस्ट हमको हटा देना। इनकम ऑफ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हट जाएगा। अब नॉर्मल लॉसेस, कोई अब नॉर्मल लॉस है बाय फायर, बाय अर्थक्वेक, वो सब चीजें हट जाएंगी। क्यों? क्योंकि सर ये आपके फ्यूचर प्रॉफिट्स को, फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स आने वाले हैं उनको इफेक्ट नहीं कर रहा है। किसी साल होगा, किसी साल नहीं होगा, तो इन सब चीजों को रखने का कोई फायदा नहीं है, कोई तुक नहीं है, आप उनको हटा दीजिए। अब नॉर्मल लॉसेस, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये सारा आपको हटाना पड़ेगा। नंबर बी, फॉर एवरेज यूज सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज समझते हो? मान लो 5 फिगर दिए हुए, उनका एवरेज निकालना है, तो पांचों फिगर को ऐड करके डिवाइडेड बाय 5, इसको बोलते हैं सिंपल एवरेज। यूज सिंपल एवरेज व्हेन देयर इज नो डेफिनिट ट्रेंड इन प्रॉफिट। व्हेन देयर इज नो डेफिनिट ट्रेंड इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में जब कोई ट्रेंड नहीं है, कभी प्रॉफिट बढ़ रहा है, कभी प्रॉफिट गिर रहा है, एक प्रॉफिट पे कोई ट्रेंड नहीं है, प्रॉफिट कैसे भी चल रहा है, यूज सिंपल एवरेज। नॉर्मल एवरेज यूज करो, अपना एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। यूज वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज समझते हो? वेट यूज करके एवरेज निकालना, कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है उसका वेट मल्टीप्लाई करके एवरेज निकालना। व्हेन देयर इज अ डेफिनिट ट्रेंड इन प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट में डेफिनिट ट्रेंड है, प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है या प्रॉफिट हर साल गिर रहा है, वी यूज वेटेड एवरेज। हम वेट्स क्या यूज करते हैं? मान ले 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है, तो वेट्स यूज करते हैं 1 2 3 4 5। अब 1 कौन से साल को देंगे? जो सबसे पुराना साल है, सबसे पुराना साल, उसको 1। जो सबसे करंट ईयर है, रिसेंट ईयर है, उसको 5। क्योंकि हमारा फ्यूचर में जो प्रॉफिट होने वाला है वो ज्यादा डिपेंड करता है जो अभी हम रिसेंटली प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, और कम डिपेंड करता है ऑन दी प्रॉफिट जो 5 साल पहले कमा रहे थे। तो जब हम वेट्स देंगे, करंट ईयर को हाईएस्ट वेट्स देंगे और पुराने सालों को लोवेस्ट वेट देंगे, और हम वेटेड एवरेज कैलकुलेट करेंगे। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ क्वांटिटी इनटू वेट्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वेट्स। जिसका भी आपको एवरेज निकालना है, समेशन ऑफ क्वांटिटी इनटू वेट, आपको प्रॉफिट का एवरेज निकालना है, प्रॉफिट इनटू 1 प्लस प्रॉफिट इनटू 2 प्लस प्रॉफिट इनटू 3 प्लस प्रॉफिट इनटू 4 प्लस प्रॉफिट इनटू 5 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वेट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। वेटेड एवरेज क्यों यूज करते हैं? ताकि हम लोग जो चीजें फ्यूचर को ज्यादा इफेक्ट करती है उसको ज्यादा वेट दे सके, और जो चीजें कम इफेक्ट करती है उनको कम वेट देके सही से अपना एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर सके। हमारा इंस्टीट्यूट जो है, हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, वो हर क्वेश्चन में अनलेस स्पेसिफिकली स्टेटेड हमेशा सिंपल एवरेज यूज करता है, चाहे ट्रेंड हो या ना हो। अगर क्वेश्चन में अलग से चला के बोल दिया वेटेड एवरेज तो बात अलग है, नहीं तो ये लोग हमेशा हर क्वेश्चन में सिंपल एवरेज यूज करते हैं। तो हम लोग भी जब क्वेश्चन करेंगे ना, हम लोग हमेशा सिंपल एवरेज यूज करेंगे, अनलेस क्वेश्चन मेरे को स्पेसिफिकली बोले नहीं भाई वेटेज करके दिखा। तो आईसीएमएआई अपने सारे आंसर सिंपल एवरेज के बेसिस पे ही देता है, चाहे प्रॉफिट में ट्रेंड हो या प्रॉफिट में ट्रेंड ना हो। आईसीएमएआई ऑलवेज uses this whether there is a trend in profit or there is no trend in profit, दोनों ही केस में आईसीआई हमेशा सिंपल एवरेज ही यूज करता है। तो मैंने सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। नॉर्मल प्रॉफिट का मैंने फॉर्मूला लिख ही दिया था, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्वेश्चन सब आपको देगा, कैपिटल एम्प्लॉयड भी बताएगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी बताएगा, मल्टीप्लाई करके नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेना। सुपर प्रॉफिट निकालना कैसे है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकल गया, इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मल्टीप्लाई करोगे, गुडविल आ जाएगा।
ये हमारा पहला मेथड है गुडविल कैलकुलेशन का, जिसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। क्लास 12 में आपने थोड़ा बहुत सीखा होगा, उसका एक रिवीजन हमने किया। इंटर लेवल पे ज्यादा डिटेल्ड नहीं पूछता है, क्वेश्चन के अंदर रहता है। फाइनल लेवल पे एक अलग से चैप्टर है जिसके अंदर अपने को ये वैल्यूएशन सीखना पड़ता है, वहां पे बहुत डिटेल्ड है। यहां पे एकदम आपको फॉर्मूला पता है और थोड़ी बहुत बेसिक चीजें पता है, आप एग्जाम में आंसर कर पाएंगे। क्या आपने लिख लिया? क्या आपने लिख लिया? क्वेश्चन 4 हम देख सकते हैं। अगर आपने लिख लिया तो हम क्वेश्चन 4 देख सकते हैं। लिख लिया सर, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 4 पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। वैल्यू ऑफ गुडविल निकालिए सुपर प्रॉफिट मेथड को यूज करके। ठीक है, एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड आपको दे दिया, कैपिटल इंप्लॉयड 7 लाख रुपया। नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर पास्ट 3 इयर्स, लास्ट 3 साल का प्रॉफिट दे दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व 18%। हम लोग बिजनेस से एक्सपेक्ट करते हैं 18% का रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फेयर रेम्यूनरेशन टू दी पार्टनर फॉर देयर सर्विसेज 12,000 पर एनम। हमारे पार्टनर्स बिजनेस में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं जिसके लिए उनको 12,000 मिलना चाहिए। तो ये भी बिजनेस का एक खर्चा होना चाहिए कि भैया कल मान लो पार्टनर डिसाइड करता है हम काम नहीं करेंगे, हम एक आदमी को लगा के ये काम कराएंगे, तो 12,000 तो उसको देना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये तो आज आप काम कर रहे हो, मान लो जो कोई बिजनेस आपका खरीदना चाहता है और वो बोलता है मैं खुद काम नहीं करूंगा, मैं तो आदमी को लगाऊंगा वो काम करेगा, तो उसको 12,000 रुपया तो देना पड़ेगा उस आदमी को। तो ये भी एक खर्चा है जो नॉर्मली प्रॉफिट में कंसीडर नहीं किया जाता, बट हम गुडविल कैलकुलेशन में इसको भी ध्यान रखेंगे। सन्ड्री एसेट्स दिया हुआ है, लाइबिलिटीज दिया हुआ है, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, तो ये एसेट और लाइबिलिटी मेरे लिए बेकार है। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं देता तो मैं कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकता हूं एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करते तो हमारा कैपिटल का वैल्यू आ जाता है, वो मैं कैलकुलेट कर सकता था। क्योंकि ऑलरेडी कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, ये मेरे लिए काम का नहीं है। और बोला गुडविल वैल्यू करना है 2 इयर्स परचेज, 2 साल का परचेज, नंबर ऑफ इयर्स परचेज 2 दे दिया। तो अब मुझे कैलकुलेट करना है गुडविल। लिखेंगे आंसर टू क्वेश्चन 4। आंसर टू क्वेश्चन 4, सबसे पहला मैं निकालना चाहता हूं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट में मेरे को बताया नहीं कौन सा मेथड यूज करना है, तो मैंने आपको बोला इंस्टीट्यूट क्या यूज करता है, सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। Simple average profit of last 3 years 147,600 plus 148,100 plus 152,500 divided by 3. 147,600, 148,100, 152,500 divided by 3, 149,400। ये प्रॉफिट में वो रेम्यूनरेशन कंसीडर्ड नहीं है, क्योंकि रेम्यूनरेशन जो होता है वो बाद में हम लेते हैं एज एन एप्रोप्रिएशन, ये तो कमाया हुआ प्रॉफिट है। बट वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जरूर है, लेस रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स। अगर पार्टनर खुद डिसाइड करे हम काम नहीं करेंगे, हम एम्प्लॉय लगाना चाहते हैं, तो ये खर्चा लगेगा, तो ये खर्चे को कंसीडर करना चाहिए। 12,000, तो 149,400 मेरा आया एवरेज, और उसके ऊपर 12,000 का रेम्यूनरेशन माइनस कर दिया, 137,400। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल इंप्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल इंप्लॉयड 7 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 18%, 7 लाख इंटू 18%, 126। तो नंबर सी सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट।
एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हो गया सुपर प्रॉफिट। तो लास्ट पॉइंट, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट निकल गया मल्टीप्लाइड बाई 2 years। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 2 years परचेज। एक बार आप चेक कर लो, एक बार आप चेक कर लो, कैलकुलेटर्स वगैरह चेक कर लो। ये मेरा पहला क्वेश्चन में गुडविल का वैल्यूएशन, पहला क्वेश्चन में गुडविल का वैल्यूएशन। डन डना डन डन। अब सुनो, इसी क्वेश्चन में, ये तो अपना सोल्यूशन हो गया, एग्जाम में आए तो ऐसे कर देना। ये ना एग्जाम में 2 मार्क के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आ सकता है, 2 मार्क का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मान लो इसी में क्वेश्चन बोलता वेटेड एवरेज मेथड से आप प्रॉफिट एवरेज करो, वेटेड एवरेज मेथड यूज करो, क्योंकि आप देखो इस क्वेश्चन में हर साल देयर इज एन इंक्रीज इन प्रॉफिट, हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है, हर साल प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है। तो एक ट्रेंड है प्रॉफिट में, द प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। अगर मैं वेटेड एवरेज यूज करता
तो मैं किस तरीके से एवरेज प्रॉफिट निकालता? अगर मैं इसी प्रॉफिट को वेटेड एवरेज से निकालना चाहता, वेटेड एवरेज, तो वेटेड एवरेज में किस तरीके से करता? 147,600 मल्टीप्लाइड बाई 1, पुराने साल को लोवेस्ट वेट, 148,100 इंटू 2, 152,500 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3, ये होता है वेटेड एवरेज। आप वेट्स दो, जो साल जितना इंपॉर्टेंट है उसको उतना ज्यादा वेट देके आप एवरेज निकालो। तो मैं एवरेज अगर निकालू 147,600 इंटू 1 एम प्लस 148,100 इंटू 2 एम प्लस 152,500 इंटू 3 एम प्लस MRC डिवाइडेड बाई 6 1 प्लस 2 प्लस 3, तो मेरा आता 150,217। मैं अकॉर्डिंगली आगे अपना सारा प्लस माइनस करता, तो अगर मेरे को वेटेड एवरेज क्वेश्चन में दिया हुआ रहता तो मैं इस तरीके से वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालता। तो क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है वो आपको समझ के अपना आंसर करना पड़ेगा। यहां पे इंस्टीट्यूट हमेशा सिंपल एवरेज ही यूज करता है, बट क्वेश्चन अगर चला के बोले वेटेड एवरेज तो प्लीज आप वेटेड एवरेज यूज कीजिएगा। तो मैं वेटेड एवरेज में ऐसा लिख सकता हूं क्या? ओनली व्हेन क्वेश्चन स्पेसिफाइज, वेटेड एवरेज में ओनली व्हेन क्वेश्चन स्पेसिफाइज, नहीं तो मत यूज करना। ओनली व्हेन क्वेश्चन स्पेसिफाइज, बोले तो करना नहीं तो मत करना। आपको वेट्स दे दे या आपको बोले वेटेड एवरेज यूज करो तभी करना, नहीं तो मत करना। बताइए क्या वेटेड एवरेज कैसे निकलेगा? ये क्लियर है क्या? पुराने सालों को कम वेट, करेंट ईयर को हायर वेट, उसके हिसाब से प्रॉफिट एवरेज निकालना। वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज दोनों से अलग अलग आएगा आंसर, दोनों में सेम आंसर नहीं आ सकता, हमेशा अलग अलग आएगा। व्हेन यू आर यूजिंग वेट्स, व्हेन यू आर नॉट यूजिंग वेट्स, तो दोनों में अलग अलग आंसर आएगा। क्लियर है क्या यहां तक? बोलो क्लियर है क्या? ये मेरा पहला मेथड हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। अब हम लोग मेथड 2 में जाएंगे। मेथड टू इसी का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, सुपर प्रॉफिट मेथड का ही मॉडिफिकेशन है, उसको बेटर बनाता है। मेथड 2, एन्युइटी ऑफ सुपर प्रॉफिट्स मेथड, एन्युइटी ऑफ सुपर प्रॉफिट्स मेथड, एन्युइटी ऑफ सुपर प्रॉफिट्स मेथड। क्या बोलना चाहता है ये मेथड? ध्यान से सुनना, ये बहुत अच्छी बात बोलता है, समझने के लिए बहुत हाई लेवल चाहिए, तो अपना लेवल बढ़ाने का कोशिश करना। मान लो मैं ये लास्ट क्वेश्चन को ही पकड़ता हूं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन को एक टाइमलाइन बनाता हूं जिसमें ये हो गया आज का दिन, इसको हम लोग बोलते हैं 0th पॉइंट। ये आपने सीखा होगा 0th पॉइंट, आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़े हो, जहां से टाइमलाइन शुरू होती है, यानी आज उसको बोलते हैं 0th पॉइंट। मैं आज गुडविल की वैल्यूएशन कर रहा हूं, आज गुडविल की वैल्यूएशन कर रहा हूं कि भैया गुडविल का कितना वैल्यू है। ये गुडविल का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है सर? जो आप सुपर प्रॉफिट्स कमाओगे ओवर फ्यूचर ईयर्स, जो आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा पाओगे ओवर फ्यूचर ईयर, वही आपके गुडविल का आज वैल्यू है। मैं सुपर प्रॉफिट कमाऊंगा फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। पहले साल में मैं पूरे साल काम करूंगा तो मेरे को एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाई होगा 11,400, ये सुपर प्रॉफिट अपना 11,400 ही आया था ना, हाँ।
ओके सर, उस क्वेश्चन में 2 साल था, 2 साल, तो चलो 2 इयर्स लेता हूं, 2 इयर्स। और सेकेंड ईयर में मैं कमाऊंगा एक्स्ट्रा प्रॉफिट 11,400, 11,400। थर्ड ईयर से सारा प्रॉफिट नॉर्मलाइज हो जाएगा, चाहे आप हो चाहे राइवल्स हो, सब लोग एक लेवल पे ही प्रॉफिट कमाएंगे। हम लोग सीखते हैं, इकोनॉमिक्स का एक रूल है कि लॉन्ग रन में सारे लोग नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाते हैं। शॉर्ट रन में कुछ लोग ज्यादा मेहनत करते हैं तो ज्यादा, कम मेहनत करते हैं तो कम। बट लॉन्ग रन जब देखते हैं ना, लॉन्ग रन, तो एवरी फर्म अर्न्स अ नॉर्मल प्रॉफिट। लॉन्ग रन में अलग अलग इतना ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे आप। शॉर्ट रन के अंदर कोई ज्यादा कमा सकता है, कोई कम कमा सकता है, मेहनत और एफिशिएंसी से। तो लॉन्ग रन में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, बट शॉर्ट रन में हम लोगों को ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिखाई देगा। अब मेरे को बताना, अभी हमने गुडविल कैसे निकाली? सर, आप इस गुडविल के कारण नेक्स्ट 2 साल में 11,400 एक्स्ट्रा कमा पाओगे, तो हमें 11,400 इंटू 2, 22,800 रुपए का गुडविल का पेमेंट कर दीजिए। 22,800 रुपया हमारे गुडविल की वैल्यू हो गई। पता है, इस कैलकुलेशन में एक फ्लॉ है, जो सुपर प्रॉफिट में किया वो एक फ्लॉ है। क्या फ्लॉ है? सर, हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं आज वैल्यूएशन कर रहे हैं, और प्रॉफिट 2 साल में खड़ा है, फ्यूचर में खड़ा है, धीरे धीरे आएगा। एक साल के बाद आएगा और एक दूसरे साल के बाद आएगा। प्रॉफिट फ्यूचर में आएगा, जबकि वैल्यूएशन हम आज कर रहे हैं। ये जो 11,400 इंटू 2 करना है ना, ये सही मेजर नहीं है, क्योंकि आपने यहां पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं किया। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं किया। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलता है, अगर आपको सही गुडविल का वैल्यू निकालना है, तो आप इन दोनों कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो। इन दोनों कैश फ्लो जो फ्यूचर में एक्स्ट्रा प्रॉफिट आने वाले हैं, उनका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो, और जो उनका प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है ना, वही आपका गुडविल का वैल्यू होना चाहिए, वही गुडविल का वैल्यू होना चाहिए। मान लो मैं तुमको बताऊं, डिस्काउंट रेट है 12%, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमारा है 12%। से फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट रेट 12%, तो तुम 12% की रेट को यूज करके इसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो। अगर आपने मेरे साथ हायर परचेज चैप्टर पढ़ा है, मैंने तुमको सिखाया था प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन। ईयर, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 12% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू का अमाउंट। ईयर 1 2, कैश फ्लो 11,400, प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर 1.12 डिवाइड इक्वल टू 0.8929, 0.7972, मल्टीप्लाई कर दो 11,400 इंटू 0.8929, 10,179, 11,400 इंटू 0.7972, 9088। तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हो तो 19,267 ये जो वैल्यू आ रहा है, ये मेरे गुडविल का वैल्यू है, ये मेरे गुडविल का वैल्यू है। यानी अगर सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर ही कोई आदमी टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को इंक्लूड कर दे, तो हमारा बन जाता है एन्युइटी ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, एन्युइटी ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसको शॉर्टकट से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे? हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 11,400 मल्टीप्लाइड बाई अक्यूमुलेटिंग या एन्युइटी फैक्टर 12% फॉर 2 इयर्स। ये अलग अलग फैक्टर मल्टीप्लाई करने की जगह, क्योंकि दोनों साल अमाउंट सेम है, आप दोनों फैक्टर क्यूमुलेटिवली कैलकुलेट कर लो। हम लोग जीटी बटन यूज करते हैं, जीटी बटन 1.12 डिवाइड इक्वल टू एम प्लस में डाल दो, इक्वल टू एम प्लस में डाल दो। अगर किसी के पास जीटी बटन नहीं है, अगर जीटी बटन है तो 2 बार इक्वल टू दबाओ, जीटी दबाओ। किसी के पास जीटी बटन नहीं है तो इक्वल टू के बाद एम प्लस, फिर इक्वल टू के बाद एम प्लस। एमआरसी करोगे तो आ जाएगा 1.6901 इंटू 11,400 करोगे ना, 11,400 इंटू 1.6901, तो वैल्यू आ जाएगा 19267। ये इसका शॉर्टकट है। अभी 2 साल है, इसीलिए आपको लग रहा है शॉर्टकट क्यों करें, ऐसे ही हम टेबल बना के कर लेंगे। मान लो 5 साल का प्रेजेंट वैल्यू निकालना होता तो 5 फैक्टर निकालते, 5 बार मल्टीप्लाई करते। उससे अच्छा हम क्या है, डायरेक्टली जीटी बटन यूज करके कैलकुलेट कर लेंगे। एन्युइटी फैक्टर निकलता कैसे है? एन्युइटी फैक्टर इज इक्वल टू 1.12, क्योंकि 12% था, डिवाइड इक्वल टू 2 साल था जीटी।
अगर 5 साल होता तो 5 बार इक्वल टू जीटी, 3 साल होता तो 3 बार इक्वल टू जीटी, जीटी इज ग्रैंड टोटल। तो ये हम लोग अगर एक साथ टोटल करके निकाल ले और मल्टीप्लाई कर दे तो भी हमारा वैल्यू आ जाएगा। जब आप सुपर प्रॉफिट मेथड में टाइम वैल्यू का तड़का लगा देते हो, वो आपका एनवीटी ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड बन जाता है। सर इससे हुआ क्या, ये तो समझाओ। ये जो 19267 आया इसका रेलिवेंस क्या है? कैलकुलेटर उठाएंगे सब कोई, एवरीवन, जो बच्चा वीडियो भी कर रहा है कैलकुलेटर उठाएगा। लिखो 19267। आज हमको अगर ये बिजनेस खरीदना है तो उसके गुडविल का मेरे को 19,267 का पेमेंट करना पड़ेगा। मैं 19,267 पेमेंट करूंगा तो आई एक्सपेक्ट कि मैं इस पर 12% रिटर्न कमा पाऊं। इसके ऊपर ऐड करो प्लस 12%, 12% का रिटर्न ऐड करो। 19267 प्लस 12%, वैल्यू आएगा 21579। ये आपको फर्स्ट ईयर के एंड पे मिलना चाहिए। फर्स्ट ईयर के एंड पे आपको 11,400 मिल जा रहा है, -11,400, -11,400। अब आपका बचा 10,179। इस पर वापस 12% ऐड करो, सेकेंड ईयर का रिटर्न 12% ऐड करो, सेकेंड ईयर का रिटर्न 11,400। सेकेंड ईयर में कितना मिल जाएगा? 11,400। तो हो गया ना 2 साल का रिटर्न, हो गया ना 2 साल का रिटर्न, वैल्यू जीरो हो गया। तो 2 साल अगर मेरे को 11,400 रिटर्न मिलेगा, आज मैं कितना इन्वेस्ट करूं कि मेरा रिटर्न 12% होना चाहिए? तो मैं अगर आज 19,267 इन्वेस्ट करता हूं तो 12% के रिटर्न के हिसाब से मुझे फ्यूचर में 11,400 का वैल्यू मिलना चाहिए, वैल्यू मिलना चाहिए। इसको बोलते हैं एन्युइटी मेथड, इसको बोलते हैं एन्युइटी मेथड। एन्युइटी मेथड में गुडविल का पता है फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई एन्युइटी फैक्टर, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई एन्युइटी फैक्टर। आपको डिस्काउंट रेट, नंबर ऑफ ईयर्स क्वेश्चन में दे देगा, सब कुछ दे देगा। डिस्काउंट रेट अलग से ना दे तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को ही डिस्काउंट रेट मान के यूज कर लेना। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई एन्युइटी फैक्टर, ये हमारा हो गया एन्युइटी मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन। वहां था सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज, यहां है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय एन्युइटी फैक्टर। क्लियर है बात? एक बार चेक कर लो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर लो फटाफट और ये फॉर्मूला लिख लो। दिस मेथड इज कंप्लीट, मेथड 2।
डन डना डन डन। ये मेरा सेकंड मेथड। मेथड 3, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल का फॉर्मूला होता है, गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ये सब आपको कैलकुलेट करना आता है। एवरेज प्रॉफिट हमने सीख लिया, एनआरओआर क्वेश्चन देगा, कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन देगा। ये सब सुपर प्रॉफिट मेथड सीख लिया तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई। वर्ड्स, एवरेज प्रॉफिट क्या है, एनआरओआर क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। अब उसके बाद सिर्फ आपको क्या करना है, आपको यहां पे उसको यूज करना है। सर ये मेथड क्या सिखाता है, ऐसे गुडविल की वैल्यू क्यों निकल रही है? सिंपल बोल रहा हूं आपको। मान लीजिए एक बिजनेस एंटिटी है, बिजनेस एंटिटी जिसका प्रॉफिट है 10 लाख रुपया, एवरेज प्रॉफिट 10 लाख रुपया। उसका कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड है 50 लाख रुपीस, 50 लाख नहीं 15 लाख रुपीस, 15 लाख रुपए का कैपिटल एम्प्लॉयड है। सर 15 लाख रुपए का कैपिटल लगा के 10 लाख कमा रहा है। हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख है, 10 लाख कमा रहा है। 15 लाख बहुत कम हो जाएगा, सॉरी बहुत कम हो जाएगा, 40 लाख लिखता हूं, 40 लाख। ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मार्केट में, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मार्केट में है 20%, या ऐसा करता हूं 18%, गंदा आंसर आ जाएगा ना, 20%। मार्केट में जो हमारे राइवल्स है, राइवल्स वो नॉर्मली 20% का रिटर्न कमाते हैं अपने कैपिटल पर, 20% का रिटर्न कमाते हैं कैपिटल पर। सोच के देखना, अगर मान ले एक राइवल चाहता है कि मुझे इस बिजनेस जितना प्रॉफिट कमाना है और रेट ऑफ रिटर्न 20% है धंधे में, उसको कितना रुपया धंधे में इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर वो 10 लाख कमाना चाहता है? अगर मेरा एक राइवल मेरे जितना प्रॉफिट कमाना चाहता है, 10 लाख रुपया कमाना चाहता है और 20% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, जितना आप पैसा डालोगे धंधे में उसका 20% आप रिटर्न कमा पाओगे, तो बताओ अगर किसी आदमी को 10 लाख रुपए कमाने हैं, 20% का रेट ऑफ रिटर्न है कैपिटल के ऊपर, तो उसको कितना कैपिटल डालना होगा, उसको कितना कैपिटल धंधे में डालना होगा? सर उसको धंधे में डालना होगा 50 लाख रुपए का कैपिटल, 50 लाख का। कैसे निकाला? मान लो सर कैपिटल का अमाउंट है x इंटू 20% रेट है, कितना कमाना चाहता है? 10 लाख। एक्स कैपिटल डाला, 20% रेट ऑफ रिटर्न है और उसको कितना रिटर्न चाहिए? 10 लाख। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? 10 लाख डिवाइडेड बाई 20%, 10 लाख डिवाइडेड बाई 20%। देखो एवरेज प्रॉफिट बाई एनआरओआर दिख रहा है, एवरेज प्रॉफिट बाई एनआरओआर 10 लाख डिवाइडेड बाई 20%, यानी उसको 50 लाख अपने धंधे में इन्वेस्ट करना होगा। तुम 50 लाख अपने धंधे में इन्वेस्ट करोगे, 20% का रेट ऑफ रिटर्न है, तुम 10 लाख रुपया हर साल कमा पाओगे। पता है राइवल्स को लगेंगे 50 लाख रुपया ये कमाने के लिए, और मैं यही 10 लाख कितने पैसे लगा के कमा रहा हूं? यही 10 लाख का प्रॉफिट मैं कितने लगा के कमा रहा हूं? 40 लाख। लोगों को 50 लाख रुपए का कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगा 10 लाख कमाने के लिए, मैं तो सिर्फ 40 लाख रुपए में, सिर्फ 40 लाख रुपए में ये इतना कमा पा रहा हूं। तो जो एक्स्ट्रा 10 लाख रुपया है ना, जो मैंने कुछ लगा नहीं रखा है बट तो भी मेरे को उतना प्रॉफिट्स कमाने मिल रहा है, वो एक्स्ट्रा 10 लाख एक्चुअली आपका गुडविल का वैल्यू है। ये एक ऐसा एसेट है जो आपको दिख नहीं रहा है बट आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमा कर दे रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमा कर दे रहा है। अगर मैं कम पैसा लगा के ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा हूं, उतना ही पैसा लगा के ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो वो गुडविल हो गया सुपर प्रॉफिट मेथड। यू आर अर्निंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट एज कंपेयर टू राइवल्स। दूसरा सोचने का तरीका, अगर मैं कम पैसे लगा के उतना ही कमा पा रहा हूं जितना राइवल कमा पा रहा है, तो वो भी तो मेरी गुडविल है। मान लो 2 टीचर है, एक है अविनाश संचेती, एक है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स पूरा 10 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर रखा है अपने बिजनेस में, पूरा एक बिल्डिंग बना रखा है, बढ़िया सारा आलीशान बिल्डिंग, सब कुछ उसमें दे रखा है, और 10 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने के बाद वो साल में 2 करोड़ रुपए कमाता है, 2 करोड़ रुपए कमाता है इनकम। अविनाश ने सिर्फ 4 करोड़ रुपए अपने धंधे में लगा रखे हैं, 4 करोड़ रुपए, और वो हर साल 2 करोड़ का रिटर्न जनरेट करता है, 2 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करता है। कमा अविनाश भी 2 करोड़ रहा है,
राइवल भी 2 करोड़ रहा है, बताओ किसकी गुडविल है? सर आप दोनों तो इक्वली कमा रहे हो, किसी की गुडविल नहीं है। नहीं, वो 10 करोड़ लगा के कमा रहा है, मैं सिर्फ 4 करोड़ लगा के कमा रहा हूं। कहीं ना कहीं मेरे पास कोई ताकत है जिसके कारण कम पैसे लगाने के बावजूद भी मैं उतना ही प्रॉफिट कमा पा रहा हूं जितना वो प्रॉफिट कमा रहा है। मान लो 2 टीचर है, एक टीचर है मिस्टर एक्स, एक टीचर है मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स का बहुत बड़ा क्लासरूम है, बहुत सारी एसी वेसी, बहुत सारा सुंदर फैसिलिटी वगैरह है, और वो टोटल 50 बच्चे पढ़ा रहा है। मिस्टर वाई क्या है, एक छोटी सी क्लासरूम, पंखा लगा हुआ है, बट टीचर इतना जोरदार है कि उस छोटी सी क्लासरूम में 100 बच्चे आके पढ़ते हैं और पंखे में भी पढ़ने के लिए रेडी है। अब बता, मिस्टर ए इतना तामझाम किया, इतना तामझाम किया, तो वो 100 बच्चे पढ़ा रहा है। मिस्टर बी बिना तामझाम के खाली पंखा लगा के पढ़ा रहा है, तो भी बच्चे उससे पढ़ने आ रहे हैं। किसकी गुडविल है? सर मिस्टर बी की गुडविल है। सर कम से कम पैसा लगा के भी अगर वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर पा रहा है, कुछ ना कुछ सर उसके पास पावर है जो मिस्टर बी के पास, मिस्टर ए के पास नहीं है, वो गुडविल है। तो अगर 10 लाख रुपया मेरे कॉम्पिटिटर्स को कमाना है 20% का रेट से, तो उनको 50 लाख इन्वेस्ट करना होगा। मैं सिर्फ 40 लाख इन्वेस्ट करके कमा रहा हूं, सिर्फ 40 लाख इन्वेस्ट करके कमा रहा हूं। तो जो कम इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट कमा रहा है, कम इन्वेस्टमेंट से, वो भी तो एक गुडविल है, गुडविल है। वो जो मेरे को 10 लाख रुपया इनविजिबल एसेट हेल्प कर रहा है प्रॉफिट कमाने में, वो 10 लाख गुडविल है, गुडविल। तो ये मेथड बोलता है अगर आप जितना आपके कॉम्पिटिटर्स कमा रहे हैं उतना ही कमा पा रहे हैं, बट कम पैसे लगा के, तो भी आपकी ये गुडविल है, जिस गुडविल का वैल्यू ऐसे निकल सकता है। बहुत जन बोलते हैं कि कैपिटलाइजेशन मेथड 2 तरीके से हो सकता है, एक ये वाला एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन, एक सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन। लोग बोलते तो है 2 मेथड है, बट दोनों मेथड सेम है, दोनों मेथड सेम है। अगर मैं इसी फॉर्मूला को थोड़ा आगे बढ़ाऊं, इसी फॉर्मूला को थोड़ा आगे बढ़ाओ, एनआरओआर में ले लेता हूं एलसीएम में, एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल इंप्लॉयड इनटू एनआरओआर। कैपिटल इंप्लॉयड इनटू एनआरओआर क्या होता है? कैपिटल इंप्लॉयड इनटू एनआरओआर होता है नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कुछ आप देख पा रहे हो? क्या आप कुछ देख पा रहे हो? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई क्या आ गया? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई क्या आ गया? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये इसका फॉर्मूला नंबर 2 है, ये इसका फॉर्मूला नंबर 2 है। आप दोनों में कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर बोले कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालो, कोई भी यूज कर लो, बट अगर स्पेसिफिकली बोल दे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकालो, तो फिर यही फॉर्मूला यूज करना। अगर बोले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से निकालो, तो वही फॉर्मूला यूज करना। दोनों में आंसर एकदम सेम आएगा, आपके लेवल पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एवरेज प्रॉफिट बाई एनआरओआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई एनआरओआर, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई एनआरओआर। ये मेरा थर्ड मेथड होता है गुडविल वैल्यूएशन का, थर्ड मेथड, जिसको मैं बोलता हूं कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। अगर 10 लाख रुपया जो मैं कमा रहा हूं उतना ही मार्केट में कोई कमाना चाहता है, तो उसको 50 लाख इन्वेस्ट करना होगा। मैं सिर्फ 40 लाख में कमा पा रहा हूं, तो मैंने 10 लाख जो कम इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो मेरी गुडविल के कारण। मेरा गुडविल एक ऐसा एसेट है जो दिख नहीं रहा है, बट है मेरे पास, जिसके कारण मैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कमा पा रहा हूं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये 2 फॉर्मूला आप प्लीज नोट डाउन कर लो, प्लीज नोट डाउन कर लो। और नोट डाउन करने के बाद क्वेश्चन 5 आप खुद ट्राई करेंगे। नोट डाउन करने के बाद क्वेश्चन 5 आप खुद ट्राई करेंगे। प्लीज ट्राई।
डन डन लिख रहे हैं, आंसर तो बताइए, मैं तो आंसर्स का वेट कर रहा हूं आपके। रिया, शीतल, आंसर बताओ मेरे को इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5 का दो दो मेथड से आंसर करना है। एक है सुपर प्रॉफिट मेथड, एक है कैपिटलाइजेशन मेथड। एक है सुपर प्रॉफिट मेथड, एक है कैपिटलाइजेशन मेथड। शीतल बोल रही है सुपर प्रॉफिट मेथड से 1,90,000, कैपिटलाइजेशन से 633,333। और कोई बताओ, और कोई बच्चा बताओ, आई वॉन्ट आंसर्स। शिवम, प्रिया, रिया, आंसर बताइए। कर रहे हैं तो ठीक है, कीजिए। 1 मिनट का टाइम और देता हूं। वेरी गुड। सारे बच्चे बोल रहे हैं सर सुपर प्रॉफिट मेथड से आंसर आ रहा है 1,90,000। जब सब बोल रहे हैं तो पक्का करेक्ट ही होगा। अब जब सुपर प्रॉफिट निकाल ही लिया है तो कैपिटलाइजेशन मेथड का वो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई एनआरओआर, डायरेक्टली यूज कर लो, फटाफट आंसर आ जाएगा। जब सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर ही लिया है तो कर लो ना सुपर प्रॉफिट बाई एनआरओआर। तो अगर मैं क्वेश्चन 5 को आंसर करना चाहूं, आंसर टू क्वेश्चन 5, सुपर प्रॉफिट मेथड, सबसे पहले आएगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा 150, 170, 190 डिवाइडेड बाई 3, 1,70,000। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया कैपिटल इंप्लॉयड मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 5,00,000 इंटू 15%, 75,000। तो सुपर प्रॉफिट 170 माइनस 75,000, 95,000। Therefore, goodwill 95,000 into 2 years purchase 190, 95,000 into 2 years of purchase 190। Capitalization method, super profit divided by normal rate of return, super profit 190 divided by 15%, 190 डिवाइडेड बाई 15%, सॉरी सुपर प्रॉफिट तो 95,000 है ना, सुपर प्रॉफिट 95,000 डिवाइडेड बाई 15%, मैं तो गुडविल ले लिया, 6,33,333, 633,333। बोलिए, कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? 3 मेथड हमने सीखे, सुपर प्रॉफिट मेथड,
एन्युइटी ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा हमने सीखा कैपिटलाइजेशन मेथड। कोई डाउट नहीं है? मेथड 4, दी चिंदी मेथड, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस में पूछा जाता है बट जो सबसे गलत मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड गुडविल का होता है। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, यानी जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। ये गलत मेथड है। बचपन में शायद आप लोग पहले ये मेथड सीखते थे, उसके बाद सुपर प्रॉफिट वगैरह में जाते थे। एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले सीखते थे, फिर सुपर प्रॉफिट, फिर एन्युइटी, फिर कैपिटलाइजेशन, या एन्युइटी नहीं होता था तो पहले एवरेज प्रॉफिट, फिर सुपर प्रॉफिट, फिर कैपिटलाइजेशन। मैं ये मेथड एकदम लास्ट में डिस्कस करता हूं क्योंकि इसका कोई तुक ही नहीं है। ये मेथड पता है क्या बोलना चाहता है? जो आदमी बिजनेस बेच रहा है वो सामने वाले को ये बोल रहा है, मुझे गुडविल का कितना पेमेंट चाहिए? जितना मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं इंटू 5 साल। जितना मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं इंटू 5 साल, ये मेरे को तुम गुडविल का प्रीमियम दो, ये मेरे को तुम गुडविल का पेमेंट करो। बोला अगर इतना तुमको पेमेंट करूंगा तो मैं मेरा मेरा क्या बचेगा फ्यूचर में? इतना बड़ा पेमेंट करूंगा तो मेरा कुछ बचेगा ही नहीं। इससे बढ़िया तो ये मैं तुम्हारा बिजनेस खरीदने की जगह कल ठेला लगा लेता हूं तुम्हारे साथ। कल ठेला लगाऊंगा, काम करूंगा तो प्रॉफिट तो थोड़े बहुत मैं भी कमा पाऊंगा। ऐसा थोड़ी है तुम्हारा बिजनेस चलेगा तो और किसी को कोई कमाई ही नहीं होगा। तुम तो ये बोल रहे हो कि मैं जितना कमा रहा हूं मेरे को इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस करके जितना साल ये चलेगा उसके हिसाब से मेरे को चाहिए गुडविल। ऐसा नहीं होता है। तुम जो एक्स्ट्रा कमा रहे हो उसके लिए मैं तुमको गुडविल दे सकता हूं, क्योंकि कल मैं अगर बिजनेस लगाऊं तो मैं वो एक्स्ट्रा नहीं कमा पाऊंगा एक दिन में। वो एक्स्ट्रा कमाने के लिए मुझे 2 3 4 साल काम करना होगा। और अगर मैं तुम्हारा बिजनेस खरीद लेता हूं तो फर्स्ट ईयर से ही वो एक्स्ट्रा ड्राइव मुझे मिलेगी। मैं उसके लिए तुमको प्रीमियम देने के लिए रेडी हूं। पर तुम बोल रहे हो पूरे का प्रॉफिट जितना मैं कमा रहा हूं इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस करके गुडविल निकालो। दैट इज नॉट पॉसिबल। हाउएवर मेथड है, फॉर्मूला है, ध्यान रखना है। एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर्स परचेस से मल्टीप्लाई कीजिए, गुडविल आ जाएगा। और एवरेज प्रॉफिट हमने निकालना सीख लिया। हमारे पास्ट कुछ ईयर के प्रॉफिट्स का एवरेज, लास्ट 3 साल 5 साल का हमारा प्रॉफिट हम लेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। तो ये मेरा चौथा मेथड है, मेथड 4, कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल का। ये चिंदी मेथड है। हाउएवर बड़े क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा आपको ये एवरेज प्रॉफिट मेथड ही दिखता है, सबसे ज्यादा यही दिखता है। डन है बात? ये मेरे 4 मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल सबसे पहले हमने कंप्लीट कर लिए। कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल, अगर कंप्यूटेशन हमारा कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट पार्ट हम जाएंगे अकाउंटिंग फॉर गुडविल एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन। एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन, accounting for goodwill at the time of reconstitution. Accounting for goodwill at the time of reconstitution, this is very important, very important. Accounting for goodwill at the time of reconstitution. बात करूं इसके ऊपर, चर्चा करूं। चर्चा करने से पहले ले तेरे को एक चीज दिखाता हूं, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। इस टर्म में इंटर में आया था कि फाइनल में? जस्ट अ सेकेंड, मुझे 1 मिनट का टाइम दो। नहीं, इंटर में नहीं आया था तो फाइनल में आया होगा। जस्ट अ सेकेंड। CMA फाइनल, CFR एग्जाम पेपर, दिसंबर 24। ये मैं तुमको CMA फाइनल का पेपर दिखा रहा हूं, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, CFR का पेपर।
देखो तो एक क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन, क्या आप मेरे को इसका आंसर निकाल के दे सकते हो? एक क्वेश्चन आया था एमसीक्यू 2 मार्क्स का, सीएमए फाइनल लेवल पे। क्या मेरे को आंसर निकाल के दे सकते हो? मैं जानबूझ के करा रहा हूं क्योंकि कभी भी तुम्हारे एग्जाम में भी ये आ सकता है। प्लीज आप ये ट्राई करके मुझे आंसर निकाल के दो तो। 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। लेट्स सी आप निकाल पाते हो क्या। सर आंसर आ गया सर, बी आया। बी कैसे आया? बी सर हमको वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना है एन्युइटी ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो पहले सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। मेरा एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट लास्ट 4 साल का 7 लाख रुपया एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। अब मैं निकालता हूं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 45 लाख का 10%, 4.5 लाख। तो 7 लाख माइनस 4.5 लाख, सुपर प्रॉफिट आ गया 2.5 लाख, 2,50,000। अब एन्युइटी फैक्टर, एन्युइटी मेथड है तो हम एन्युइटी फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, दिया हुआ है, इनटू 3.1699, 3.1699। मेरा आंसर आ रहा है 792,475। तो 2.5 लाख रुपए का सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई दी एन्युइटी फैक्टर ऑलरेडी दिया हुआ है, यू डोंट नीड टू कैलकुलेट। तो 2,50,000 इंटू 3.1699, आंसर आ रहा है 792,475, 792,475। आया क्या आंसर? ऐसा क्वेश्चन आपको भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में। क्लियर है? क्लियर है सर। अब हम लोग थोड़ा सा रिकंस्टिट्यूशन में गुडविल का अकाउंटिंग कैसे होगा, अकाउंटिंग, वो अकाउंटिंग को समझने की कोशिश करते हैं, वो अकाउंटिंग को सीखने की कोशिश करते हैं। आज पूरा तो कंप्लीट नहीं होगा अकाउंटिंग, बट मैं आपको 1-2 बेस दे सकूंगा जिससे फटाफट फटाफट फिर हम लोग आगे बातचीत कर पाएंगे। जैसे से फॉर एग्जांपल पहला केस, केस 1, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीएसआर। चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर बदलता है तो वो भी एक एग्जांपल है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। तो अगर कोई चेंज इन पीएसआर हो रहा है तो हमें रिकंस्टिट्यूशन के समय गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे करना होगा। इस केस में रिकंस्टिट्यूशन में गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे करना होगा। मान लीजिए आपको फर्म का गुडविल का वैल्यू दे दिया, फर्म का गुडविल का वैल्यू दे दिया 10 लाख रुपया। ये गुडविल क्या चीज में हेल्प करता है फर्म को? सर ये गुडविल हेल्प करता है फर्म को फ्यूचर में प्रॉफिट्स कमाने में, प्रॉफिट्स कमाने में। ठीक है, 10 लाख रुपया।
हमारा पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सारे पार्टनर्स का है 2:2:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2:3। नहीं, एक सेकेंड रुक जाओ, 1:2:3 नहीं लेते हैं। 3:2:5 चलिए लेते हैं। 3:2:5 नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है। शो गुडविल एडजस्टमेंट, गुडविल का एडजस्टमेंट करके दिखाइए। पहला क्वेश्चन अराइजेस, गुडविल का एडजस्टमेंट इस केस में करना क्यों पड़ रहा है, करना क्यों पड़ रहा है? ध्यान से मेरी बात सुनना। गुडविल क्या चीज में हेल्प करता है सर? गुडविल फर्म को हेल्प करता है प्रॉफिट्स कमाने में। ये प्रॉफिट पहले तीनों पार्टनर बांटते थे 2:2:1 में। उन्होंने पुराने सालों से 2:2:1 अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखा था, मेहनत करते थे, उसके हिसाब से गुडविल बनाई 10 लाख की, और ये गुडविल अब हेल्प करेगी उनको प्रॉफिट्स कमाने में फ्यूचर में। अगर आज अचानक से हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से। पहले जो भी गुडविल का बेनिफिट आता था प्रॉफिट्स के रूप में, वो प्रॉफिट्स हम लोग 2:2:1 के रूप में बांटते थे। अब हम लोग अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, तो ये जो गुडविल के इंपैक्ट से फ्यूचर में हमारे पास प्रॉफिट्स आएगा, क्या अब वो प्रॉफिट उसी तरीके से हम बांटेंगे जैसे हम बांटते थे? नहीं सर, प्रॉफिट बांटने का तरीका चेंज हो जाएगा। अगर प्रॉफिट बांटने का तरीका चेंज हो जाएगा तो हो सकता है किसी को नुकसान हो और हो सकता है किसी को फायदा हो। बिल्कुल सर, किसी आदमी को नुकसान होगा, किसी आदमी को फायदा होगा। यानी जो गुडविल आज तक हमने 2:2:1 के रूप में मेहनत करके बनाई है, अब आगे से उसका बेनिफिट हम लोग 3:2:5 के रेशियो में लेने वाले हैं, जिसके कारण कुछ पार्टनर को हो सकता है नुकसान हो और किसी पार्टनर को हो सकता है फायदा हो। अगर किसी को नुकसान होगा, किसी को फायदा होगा, तो जो आदमी नुकसान करेगा वो ऐसे तो चेंज करने नहीं देगा, बोलेगा भाई मैं ये तभी करूंगा जब आज तुम मुझे कंपेंसेट करो मेरे फ्यूचर लॉस के लिए। जो मुझे फ्यूचर में नुकसान होने वाला है उसके लिए अगर तुम कंपेंसेट करते हो तब तो मैं ये रेशियो चेंज करूंगा, नहीं तो मैं रेशियो चेंज नहीं करूंगा। तो जो भी गेनिंग पार्टनर है उसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या करना पड़ेगा? कंपेंसेट करना पड़ेगा, तभी वो अपने गुडविल का हिस्सा छोड़ेगा। नहीं तो कौन हिस्सा छोड़ना चाहता है? कोई नहीं छोड़ेगा अपना हिस्सा। तो सर बताइए हमको करना क्या है? ये गुडविल का एडजस्टमेंट करना, पहले तो मैंने बताया क्यों करना है। बिकॉज आपने गुडविल बनाई किसी और तरीके से और अब उसका प्रॉफिट किसी और तरीके से एंजॉय करोगे तो किसी को नुकसान होगा, किसी को फायदा होगा। जो आदमी का नुकसान होगा वो चाहेगा उसे उसका कंपेंसेशन मिले, उसके लिए कंपेंसेशन मिले। अब करना कैसे है? एकदम सिंपल। आप बताओ ना, पहले ये गुडविल किसकी किसकी कितनी कितनी थी? सर पहले 10 लाख की गुडविल थी, 2:2:1 रेशियो था। ए का शेयर 4 लाख, बी का शेयर 4 लाख, सी का शेयर 2 लाख। ये था सर हमारा गुडविल, और तीनों का शेयर 2:2:1, तो तीनों को 4-4-2 के हिसाब से बेनिफिट मिलता था। अब हमने रेशियो चेंज कर दी, हमारी रेशियो हो गई 3:2:5। इसके कारण अब गुडविल का शेयर मिस्टर ए का हो गया 3 लाख, मिस्टर बी का हो गया 2 लाख और मिस्टर सी का हो गया 5 लाख। रेशियो चेंज करने के कारण अब जो गुडविल का बेनिफिट है वो गुडविल का बेनिफिट अलग तरीके से सबको मिलेगा। आप देखो, मिस्टर ए का जो गुडविल का शेयर है, गुडविल का शेयर वो 1 लाख से कम हो रहा है। ही इज सैक्रिफाइसिंग 1 लाख ऑफ हिज गुडविल, 1 लाख ऑफ हिज गुडविल। बी इज सैक्रिफाइसिंग 2 लाख रुपया ऑफ हिज गुडविल, बी इज सैक्रिफाइसिंग 2 लाख रुपया आउट ऑफ हिज गुडविल। एंड इसके कारण सी को फ्यूचर में गेन हो रहा है 3 लाख रुपए का, फ्यूचर में गेन हो रहा है 3 लाख रुपए का इन हिज शेयर ऑफ गुडविल, इन हिज शेयर ऑफ गुडविल। ये रेशियो चेंज करने के कारण जो गुडविल की हिस्सेदारी थी ना, उस पे सी का हिस्सेदारी बढ़ गया 3 लाख रुपए से, ए और बी का हिस्सेदारी गिर गया 1 लाख और 2 लाख रुपए से। अगर ए और बी अपना हिस्से का गुडविल सेक्रीफाइस कर रहा है तो क्या वो सी को बोलेंगे नहीं कंपेंसेट करो, हमें चाहिए पैसे, नहीं तो हम ये काम नहीं करेंगे? अगर ए और बी को कंपेंसेशन चाहिए तो सी विल हैव टू कंपेंसेट देम। हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे, जर्नल एंट्री।
गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर का कैपिटल डेबिट होगा, उसको बोलेंगे 3 लाख रुपया तुम्हारा कैपिटल से हटाओ और हम लोगों के कैपिटल में डालो, ये पैसा हमें मिलना चाहिए। हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 3 लाख टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। और ये लोग कौन है? ये लोग सेक्रीफाइसर है, सेक्रीफाइसर है। 1 लाख और 2 लाख। मिस्टर सी विल हैव टू कंपेंसेट ए एंड बी, ए और बी को पैसा मिलेगा मिस्टर सी से। अगर सी पैसा लाएगा तो ठीक है, पैसा ले आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए बी। अगर वो पैसा लाएगा तो ऐसे भी कर सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। अगर वो पैसा नहीं लाएगा, बोला ठीक है भाई, मेरे को फायदा हो रहा है ना, मैं देने के लिए तैयार हूं, मेरे कैपिटल से एडजस्ट कर लो, बाद में अपना हिसाब हो जाएगा। तो हम लोग उसकी कैपिटल को कम कर देंगे, बोलेंगे ये 3 लाख रुपया तुझे देना है ए और बी को, तो तेरी कैपिटल से हटा रहे, ए और बी की कैपिटल में ऐड कर रहे हैं। क्रक्स क्या होता है? अगर अगर गुडविल का हिसाब करना है तो क्रक्स ये ध्यान रखना होगा, द गेनिंग पार्टनर विल ऑलवेज हैव टू कंपेंसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा है तो उसको कंपेंसेट करना होगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, और यही क्रक्स है मेरी गुडविल की अकाउंटिंग का, पूरी की पूरी गुडविल अकाउंटिंग का यही क्रक्स है। पहले बोलिए, अगर चेंज इन पीएसआर होगा तो गुडविल की अकाउंटिंग क्या होगी? ये बात समझ में आई? आराम से लिख लो, कोई डाउट है पूछो, कोई चीज तुम्हारे मन में आ रहा है तुम पूछो मेरे से, पहले ये लिख लो, नोट डाउन कर लो, ये हो गया चेंज इन पीएसआर।
बिल्कुल शिवम, जो सेक्रीफाइस कर रहा है पार्टनर उनको गेनिंग पार्टनर कंपेंसेट करेंगे। अगर वो अपना हिस्से का गुडविल छोड़ रहा है, अपना हिस्से का एसेट छोड़ रहा है, उसका बेनिफिट छोड़ रहा है, तो उसको कुछ तो मिलना चाहिए उसके लिए, नहीं तो वो क्यों छोड़ेगा? आप छोड़ देंगे क्या अपना हिस्सा? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो चाहिए मुझे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी गुड, डन। डिस्कशन वाइज आज अपने इसको यहीं स्टॉप करेंगे। मैंने कल कुछ होमवर्क दिया था आपको। क्या होमवर्क दिया था बताओ तो? सर एमसीक्यूज करने बोला था आपने, 3, 5, 7 एंड क्वेश्चन नंबर 11 to 14। आइए देख लेते हैं। फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस क्या क्या होते हैं? AS1 हमने पढ़ लिया है। फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन होते हैं गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल, आंसर ए पहला वाला। 5 नंबर ये दिया हुआ है आपको, और आपको क्या बोल रहा है, क्या करना क्या है? सेल्स कैलकुलेट करना है। तो सेल्स कैलकुलेट तो कुछ नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। एक बार आप ट्रेडिंग अकाउंट भी बना सकते हो, बट वो सब तो उसके अंदर आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स इज इक्वल टू COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 30,000, ग्रॉस प्रॉफिट 1,500, 31,500 आ जाएगा। देखिए आंसर बी 31,500। आंसर बी 31,500, वेरी गुड। नेक्स्ट, सेकेंड हैंड कार परचेज किया 2 लाख, एक्सक्लूडिंग इनिशियल रिपेयर कॉस्ट ऑफ 50, एक्सक्लूडिंग यानी टोटल कॉस्ट हो गया 250, इज सोल्ड फॉर 1 लाख आफ्टर 2 ईयर्स। अगर डेप्रीसिएशन चार्ज हो रहा है 20% WDV मेथड से, तो प्रॉफिट लॉस बताइए। ओके, मैंने 2.5 लाख की कार खरीदी, पहला साल का डेप्रीसिएशन 20% यानी 50,000, कितना बचा? 2 लाख। फिर 20% का डेप्रीसिएशन यानी 40,000, तो कितना बचा? 160। 160 का एसेट आपने 1 लाख में बेचा, तो 60,000 रुपए का लॉस। 160 का एसेट आपने 1 लाख में बेचा, 60,000 का लॉस। जो बच्चे डी बोल रहे हैं वो बच्चों ने गलती कर दी। 28,000 आपने 2 लाख के हिसाब से सब कुछ कर लिया होगा, गलत है। सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदते हैं तो इनिशियल रिपेयर कॉस्ट उसकी कॉस्ट में ऐड होता है। इनिशियल रिपेयर कॉस्ट हमें कॉस्ट में इंक्लूड करना पड़ता है। तो 2 लाख का मशीन था, 50,000 रिपेयर कॉस्ट लगा, तो मेरा टोटल कॉस्ट 2,50,000 होगा। अकॉर्डिंगली मुझे कैलकुलेट करना होगा। आंसर 60,000 लॉस। प्लीज चेंज करें आप, जिन्होंने भी गलती की है प्लीज चेंज करें। आप लिख सकते हैं इनिशियल रिपेयर कॉस्ट ऑफ अ सेकेंड हैंड मशीन इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर या इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर टू बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट। इनिशियल रिपेयर कॉस्ट फॉर अ सेकेंड हैंड मशीन इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। आपको वो कॉस्ट में इंक्लूड करना पड़ेगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेरी गुड, गलती किया तो बहुत अच्छा, यही तो सीखने की चीज है, कहां गलती हो रही है उसको कैसे सुधारना है। नेक्स्ट 11, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। सैल्वेज ऑफ स्टॉक मीन स्टॉक सेव्ड ड्यूरिंग एक्सीडेंट, बोल सकते हो। अनयूजुअल एंड डिफेक्टिव आइटम्स आर सेपरेट अंडर इंश्योरेंस क्लेम, दे आर सेम। डिफेक्टिव आइटम मीन्स गुड्स विच कैनॉट फेच द यूजुअल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, बोल सकते हैं। एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस, ओके ये सही है। डिफेक्टिव आइटम मतलब वो आइटम जो यूजुअल जीपी मार्जिन नहीं फेच कर सकते, ये भी सेम है, सही है। अनयूजुअल एंड डिफेक्टिव आइटम्स आर सेपरेट, ये भी सही है, फॉल्स। आंसर करेक्ट होगा बी, दिस इज रॉन्ग। दे आर सेम, अनयूजुअल आइटम, डिफेक्टिव आइटम्स, दे आर सेम अंडर इंश्योरेंस क्लेम। उनका उनका क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन वगैरह सेम होता है इंश्योरेंस क्लेम में। ये अनयूजुअल आइटम, डिफेक्टिव आइटम्स नॉर्मली वो आइटम होते हैं जो नॉर्मल जीपी मार्जिन फेच नहीं कर पाते। वो नॉर्मल जीपी मार्जिन फेच नहीं कर पाते, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं अनयूजुअल या डिफेक्टिव आइटम्स। तो आंसर होगा बी। एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। बी रिटायर कर रहा है, व्हाट इज द गेनिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। अगर कुछ अलग से रेशियो बोला नहीं है तो हम लोग बोलते हैं ओल्ड रेशियो वाला ही गेनिंग रेशियो ले लो। जैसे पहले सुख बांटते थे, अभी दुख बांटेंगे। तो ए और सी का रेशियो है 3:1, तो गेनिंग रेशियो ले लेंगे 3:1।
बी जा रहा है ना, तो बी का रेशियो हट जाएगा। अब ए और सी सारा प्रॉफिट 3:1 रेशियो में बांटेगा। Goods are transferred from department X to department Y at a price so as to include a profit of 33.33 on cost. 33.33 is 1/3 on cost. 1/3 on cost is equal to 1/4 on sales. अगर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 18,000 है तो स्टॉक रिजर्व कितना होगा? 18,000 इंटू 1/4, 18,000 इंटू 1/4, 4,500। 18,000 इंटू 1/4, 4,500। वेरी गुड, वेरी गुड। जिसने 6,000 निकाला रिया, आपने 1/3 यूज कर लिया। रिया प्रिया दोनों ने गलत किया। 1/3 तो कॉस्ट का है, जबकि 18,000 तो सेल्स वैल्यू होगा ना। जिस दाम में एक्स ने बेचा, तो 18,000 का 1/4 होगा। हमने हमेशा लिखा था मार्जिन ऑन सेल्स, मार्जिन ऑन सेल्स। इनकम स्टेटमेंट ऑफ अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इज नोन एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब देखो मैक्सिमम एमसीक्यू भी हमारे यहां पे कंप्लीट हो गए। कुछ थोड़े बहुत है वो अपने कर लेंगे, टाइम टू टाइम आएगा तो हो जाएगा, जब सीख जाएंगे वो सब। ये हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। अब नेक्स्ट वाले में देखता हूं क्या होमवर्क दूं मैं आपको। ये मेरा पेपर है दिसंबर 23, एमसीक्यू नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11, नंबर 12, 13, AS10 हमने कर लिया, 14, 15। ये सारे क्वेश्चंस आप करोगे। दिसंबर 23 के बचे हुए सारे एमसीक्यूज 3-4 अपने कर चुके हैं। दिसंबर 23 के बचे हुए एमसीक्यूज 1, 2, 3 और 8 को छोड़ के सारे, ऑल एमसीक्यूज एक्सेप्ट 1, 2, 3 एंड 8। ये आपका होमवर्क है। थोड़ा सा एमसीक्यू प्रैक्टिस भी शुरू कर दी हमने, सो दैट हम अच्छी तरीके से उनको भी कर पाए। 30 मार्क्स हमको वहां पे मिलेंगे। धन्यवाद। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा।